पिछले पीरियड में हमने घना पक्षी विहार इस पाठ के अंतर्गत यहाँ तक पढ़ाया था कि घना पक्षी विहार वर्षा ऋतु के आरंभ से वसंत ऋतु के अंत तक वहाँ पर सैलानियों का स्वर्ग बना रहता है। यानी पर्यटक जो है वह बहुत काफ़ी मात्रा में वहाँ पर मौजूद होते हैं। इस अवधि में इसके लगभग 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक 1.5 मीटर गहरे पानी का सागर सा लहराता रहता है। इस प्राकृतिक झील में क्रीड़ा करते पक्षी दर्शकों का मन मोह लेते हैं। तो यह जो झील है इसमें बहुत सारे जो पक्षी है वह क्रीड़ा करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो पर्यटकों का मनमोहित करने का एक प्रकार का कार्य यह पक्षी जरूर करते हैं। पक्षियों को अति निकट से देखने की जो इच्छा है पर्यटकों को हो तो यहाँ इस झील में नौका विहार की भी व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं। इस छिछली झील का आधा क्षेत्र चारों ओर से दलदली है और यह जो झील है तो इसका जो भी चारों ओर का क्षेत्र है तो वह दलदली है। इसमें उगी लंबी घास तथा किनारों के बबूल, बेर, कदम आदि के पेड़ जल पक्षियों को दूर से ही आमंत्रित करते हैं। तो एक प्रकार से जलीय जो पक्षी है वहाँ पर आते हैं, जिसका कारण यह है कि वहाँ पर जो बबूल के पेड़ है, बेर है, कदम है, तो जिसके कारण यह जो जलीय पक्षी है वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के पक्षियों के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन सामग्री उपलब्ध रहती है। तो पक्षी जो है कुछ शाकाहारी भी है और कुछ जो पक्षी है वह मांसाहारी भी है। तो दोनों प्रकार के जो खाद्य है, अन्न है वहाँ पर मौजूद है। तो दोनों प्रकार के पक्षियों को यहाँ पर दावत बिल्कुल मिलती है। तो दोनों प्रकार के पक्षी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पक्षियों को भोजन, प्रजनन, संचरण और आवास की दृष्टि से यह स्थल बिल्कुल अत्यंत प्रिय है। तो आवास जो है वहाँ पर सभी प्रकार से उनको अन्न मिलता है, संरक्षण मिलता है और वहाँ पर पक्षियों की जो उपलब्धि है वह अति है और ज़्यादा है और उसके कारण यह जो स्थान है तो वह उनको ज़्यादा प्रिय है। पक्षी विज्ञानियों द्वारा इस पक्षी विहार में 375 जातियों के पक्षियों की गणना की जा चुकी है। तो पक्षी विज्ञानी जो भी है, पक्षी प्रेमी और विज्ञानी जो उन्होंने लगभग 375 जातियों की गणना यहाँ पर की है पक्षियों की। और इसमें 240 किस्म के प्रवासी पक्षी है। 240 जो पक्षी है तो वह प्रवासी पक्षी है, मतलब अन्य देशों से हमारे देश में वे भ्रमण करते हुए आते हैं और कुछ समय रुककर बाद में चले जाते हैं। तो ऐसे वह प्रवासी पक्षी है। विदेशों से लगभग 110 जातियों के हजारों पक्षी प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। तो विदेशों से, देश दुनिया भर से जो अन्य पक्षी है तो 110 जातियों के जो हजारों पक्षी है तो यहाँ प्रतिवर्ष आया करते हैं, आते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अध्ययनकर्ताओं द्वारा गत वर्षों में यहाँ हजारों पक्षियों को पैरों में एल्यूमिनियम के छल्ले पहनाकर छोड़ा गया। तो इसकी पहचान हो सके इसलिए यहाँ पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने वहाँ के जो अध्ययनकर्ता है तो उनके द्वारा गत वर्षों में यहाँ हजारों पक्षियों के पैरों में एल्यूमिनियम के छल्ले, जो बिल्ला होता है छोटा सा, तो वह पहनकर छोड़ा गया है जिसकी वह गणना हो सके। प्रत्येक छल्ले पर पक्षी का मूल स्थान एवं उसकी संख्या अंकित होती है। इन छल्लों से पक्षियों की यात्रा दूरी का पता चल जाता है। सन 1967 में यहाँ का छल्ला पहने एक पक्षी 4600 किलोमीटर दूर रूस के लेंस्की नामक स्थान पर पाया गया था। जिस प्रकार घना पक्षी विहार में चिन्हांकित हजारों पक्षी घना विहार में पाए गए हैं। तो मतलब यहाँ का जो छल्ला यहाँ पर पहना गया था तो रूस में उसको पाया गया है, लगभग कि 4600 किलोमीटर दूर वह उड़ता हुआ गया था। भारत के विभिन्न स्थानों से आने वाले पक्षी तो जुलाई की प्रथम वर्षा में ही यहाँ वृक्षों, झाड़ियों और घास में अपने घोंसले बनाने लगते हैं और वंश वृद्धि करने लगते हैं। तो यहाँ के भारत के जो विभिन्न स्थानों से आने वाले जो भी पक्षी है तो जुलाई महीने में प्रथम वर्षा जब होती है तो वृक्षों के बीच में, डालियों में, झाड़ियों में और घास में अपने घोंसले बनाने शुरू कर देते हैं और अपनी वंश जो है वह उसकी वृद्धि जरूर करते हैं। यहाँ की विशाल जलराशि में विहार करती मुर्गाबिया, हंस एवं बतखें, उथले पानी में ध्यानमग्न खड़े बगुले एवं सारस, आकाश में उड़ते तथा वृक्षों पर मंडराते रंग बिरंगे जल पक्षी और उनका कलरव अत्यंत मनोरम दृश्य उत्पन्न कर देता है। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो भी पक्षी आते हैं तो इस प्रकार से जो यह दृश्य पक्षियों का देखा जाता है तो मनोरम दृश्य यहाँ पर उत्पन्न कर देते हैं।
शरद ऋतु में साइबेरिया, ताशकंद, मंगोलिया, तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान तथा जर्मनी के बहुरंगे हजारों पक्षी सर्दियां बिताने यहाँ आते हैं। तो कहाँ कहाँ से यह जो पक्षी है यहाँ आते हैं? तो साइबेरिया से, ताशकंद से, मंगोलिया, तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान तथा जर्मनी के बहुरंगे हजारों पक्षी सर्दियों के समय में यहाँ कुछ समय बिताने के लिए यहाँ जरूर आते हैं और ग्रीष्मारंभ होते होते लौट जाते हैं। उस समय तक उनके देश में बर्फ पिघलने लगती है। अप्रैल तक लगभग सभी विदेशी पक्षी यहाँ से चले जाते हैं। तो शीतकाल में ज़्यादा करके वो पक्षी है बाहर देशों के यहाँ पर आते हैं और उन देशों में जहाँ पर गर्मी होती है और गर्मी के कारण बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर वे अपने अपने देश में चले जाते हैं। सुदूर साइबेरिया के बर्फ से सफेद सारस, भूरे कलहंस तथा अनेक प्रकार की बत्तखें आदि पक्षी बड़ा दिन मनाने भरतपुर आते हैं। तो यहाँ पर सुदूर जो है बहुत दूर से, तो बहुत डिस्टेंस पार करके, बहुत दूरी पार करके साइबेरिया के जो बर्फ से सफ़ेद सारस, भूरे कलहंस तथा अनेक प्रकार की बत्तखें आदि जो पक्षी है बड़ा दिन मनाने भरतपुर आते हैं और ब्रज की होली का आनंद लेकर लौट जाते हैं। तो साइबेरियाई सारस आकार में भारतीय सारस के समान होते हैं किंतु उनका रंग बिरंगा रूप नयनाभिराम होता है। तो सारस का जो रूप होता है रंग बिरंगी होता है तो नयनों को बिल्कुल अच्छा लगता है देखने के लिए। तो नयनाभिराम वह रूप होता है। इनकी चोंच और पैर लाल तथा चमकीले होते हैं। तो सारस जो होते हैं वह अक्सर उनके जो चोंच होती है वह और पैर होते हैं वह लाल और चमकीले होते हैं। उड़ने पर पंखों के अगले भाग काले दिखाई देते हैं। तो पंखों के जो भाग है जब वो उड़ते हैं तो उनके पंखों के अगले जो भाग है वह काले दिखाई देते हैं। इनको आकाश में अंग्रेजी के वी अक्षर की आकृति में उड़ते देखा जा सकता है। तो अक्सर सारस जो होते हैं आकाश में वी अक्षर की आकृति की तरह उड़ते रहते हैं। तुरही जैसी इनकी तीखी किंतु सुरीली बोली अत्यंत कर्णप्रिय होती है। तो उनकी जो बोली है तुरही, इस प्रकार से वह आवाज़ निकालते हैं जैसे उनकी वह बोली है और वह कर्णप्रिय सुनने में बहुत अच्छी लगती है। इस पक्षी विहार में आने वाले विदेशी पक्षियों में राजहंस, सुरखाव, चकवा, चकवी, सिंहपर, पिसन, बेशुर, नीलसिर, चुपका, चहा, अबाबिल, तिलेर, चातक आदि प्रमुख है। पक्षियों के अतिरिक्त नीलगाय, चीतल, काले हिरन, सांभर, सुअर, वनगाय, अजगर आदि भी यहाँ स्वच्छंदता से विचरण करते हैं। जरक, सेही, सियार, वन बिलाव, बिज्जू, उद बिलाव, नेवलाव, खरगोश आदि भी यहाँ पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं। तो पक्षियों के साथ साथ अन्य जो प्राणी है वह भी काफ़ी मात्रा में इस घने विहार में पाए जाते हैं। सारसों की नृत्य लीला, बया की नीड निर्माण कला, हंसों की मदमाती चाल, पनडुब्बी की सर्पसम ग्रीव की हरकतें, हवेशियों की आखिट प्रक्रिया, चकवा चकवी की रात्रिकालीन विरह वेदना, जलकौवों की गोताखोरी, बगुला भगत की दगाबाजी, पपीहा की प्यू प्यू, कोयल की कूक, चातक की चोटी, सोन चिड़िया की कजरारी आंखें, हिरणों की छलांगे, चितलों की सुंदर काया और आलसी अजगर की मस्ती भरी नींद को कलम या वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के जो भी सुंदर क्रीडाकलाप इन पक्षियों तथा प्राणियों के द्वारा होते हैं तो हम अपनी वाणी के द्वारा लिखित स्वरूप में भी इसको बयान नहीं कर सकते। यहाँ तो स्वयं ही आकर कैमरे में, वीडियो कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डर से इनके सजीव चित्र लेकर एवं स्वरबद्ध कर रसानुभूति की जा सकती है। केवल आंखों का ही देखा वहाँ पर मनोरम और मनोभावी हो सकता है। हम अपनी वाणी के द्वारा या लिखकर इतना जो मनोभावक दृश्य है इन पक्षियों का, प्राणियों का, वह बयान नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, ये जो पाठ है यहाँ पर समाप्त होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैंने ऐप पर भेजे हैं, आप जल्द से लिखकर ऐप पर भेजिए। जो अगला पाठ है व्याकरण की ओर हम मुड़ते हैं और पाठ है कारक, जो थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था पिछले पीरियड में और कुछ बाकी था।
तो यहाँ पर जो कारक, यह जो पाठ है उसके कुछ अंश जो है वो मैंने पढ़ाया था और कुछ बाकी था। तो संबंध कारक यहाँ तक हमने पढ़ा था कि संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के आपसी संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। यह भाभी की साड़ी है, मतलब एक का दूसरे के साथ संज्ञा का जो संबंध है वह जो यहाँ पर बताया गया है। तो यह साड़ी किसकी है? तो यह साड़ी भाभी की है। तो यहाँ पर हमें एक दूसरे का जो संबंध है यहाँ पर पता चलता है। अंकिता दिवेश का बस्ता ले आओ। अंकिता दिवेश का बस्ता, बस्ता किसका ले आओ? तो दिवेश का। कौन लेने वाला है? तो अंकिता। इस प्रकार के एक का दूसरे के साथ, यानी संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों की आपसी संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की पहचान के लिए वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों के साथ किसका, किसकी, किसके, इसका, इसकी, इसके शब्द लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। इन प्रश्नों के जो उत्तर आते हैं वे संबंध कारक होते हैं। अगला जो भेद है कारक का वह है अधिकरण कारक। तितली फूलों पर बैठी है, फल टोकरी में रखे हैं। फल कहाँ रखे हैं? तो टोकरी में। तितली कहाँ बैठी है? तो फूलों पर। में और पर इस प्रकार से इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो उपर्युक्त वाक्य में फूलों पर, टोकरी में अधिकरण कारक है। इससे क्रिया के अवसर और स्थान का बोध होता है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के अवसर, स्थान या समय का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। में तथा पर अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आते हैं वे अधिकरण कारक होते हैं। अगला जो भेद है वह है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक में, हे भगवान अब तो मेरी सुन लो, अरे नेहा यह क्या किया तुमने। तो इस प्रकार से जो संबोधन होते हैं वह अक्सर हम अपने मुख से निकाल लेते हैं। तो उपरोक्त वाक्यों में भगवान तथा नेहा शब्दों के साथ क्रमशः हे और अरे परसर्ग का प्रयोग हुआ है। यह संबोधन कारक है। हे, अरे, तो यह संबोधन कारक के परसर्ग है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे, अरे, ओ संबोधन कारक के परसर्ग है। ये वाक्य में संज्ञा शब्दों के सबसे पहले प्रयोग किए जाते हैं। इस कारक के साथ सदैव विस्मयवाचक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। हे भगवान, अरे, तो इस प्रकार से यह संबोधन कारक होते हैं और इसके जो चिन्ह है उसको उद्गारवाचक जोड़ा जाता है, विस्मयवाचक जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये जो पाठ है वह समाप्त होता है और इसके जो लिखित रूप में क्वेश्चन आंसर है वह मैं आपको बाद में ऐप पर भेज दूंगा। मैडम समय कितना है? हाँ, किती वेळ झाला? 6 मिनट ना। अगला जो पाठ है वह है व्याकरण का ही सर्वनाम। सर्वनाम मेरे प्यारे छात्रों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। क्या होता है कि वाक्यों में बार बार हम नाम पुकारेंगे तो हम उब जाएंगे। देखो, मोहित आपको यहाँ बैठना है, मोहित को खाना खाना है, मोहित को पानी पीना है, मोहित को बाहर जाना है, मोहित को पढ़ना है, मोहित को पाठशाला जाना है। तो मोहित 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 इस प्रकार से सुनते सुनते हम उब जाएंगे और वाक्य का या फिर जो उसका सौंदर्य है वह बिल्कुल कम हो जाएगा। इसलिए संज्ञा के स्थान पर हमें
सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मोहित को खाना खाना है, उसे स्कूल जाना है, उसे पढ़ाई करनी है, वह खाना खाने के बाद स्कूल में जाएगा। तो इस प्रकार के जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह हमें उबा देने वाले बिल्कुल नहीं होते हैं। इसलिए सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करना जरूरी होता है। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उनको कहते हैं सर्वनाम। तो वैसे सर्वनाम के कुछ भेद है, लगभग सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और सबसे पहला जो भेद है वह है सर्वनाम का पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वह समझ लेते हैं। जो सर्वनाम बोलने वाला कौन होता है? वक्ता। सुनने वाला कौन होता है? श्रोता। तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, न तो वक्ता होता है न तो सुनने वाला श्रोता होता है, बल्कि दोनों के अलावा कोई अन्य और ही होता है, तो उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, विद्यार्थी सुन रहे हैं और कोई संगीत सीख रहा है। तो यहां पर मैं, आप, तुम, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम सुन रहे हो और कोई संगीत सीख रहा है। तो यहां पर मैं जो है वह हो गया वक्ता, तुम जो है तुम सुन रहे हो, तुम हो गए श्रोता और कोई वो हो गया अन्य। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक, हाँ मैडम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन आता है? तो वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जो वक्ता होता है वो स्वयं के बारे में जिस प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हम घूमने जाएंगे। तो इस प्रकार से वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। दूसरा जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए करता है, मतलब वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम क्या खाओगे, आप क्या लेंगे। तो इस प्रकार से मतलब श्रोता के लिए जो भी प्रकार, जिस प्रकार से वक्ता सुनने वाले के लिए सर्वनामों का प्रयोग करता है वह होते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी तुम क्या खाओगे, आप क्या लेंगे, इस प्रकार से। अन्य जो तीसरा भेद है वह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, कोई अन्य। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में न तो वक्ता होता है न तो श्रोता होता है, बल्कि कोई अन्य ही होता है। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य लोगों के लिए करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, कहलाते हैं। जैसे कि वह मुंबई गया था, वह कोई और, वे अच्छे लोग हैं, वे। तो न तो स्वयं के बारे में कहा गया है न तो श्रोता के बारे में कहा गया है, बल्कि किसी और के बारे में यहाँ कहा गया है। देखते हैं दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ मैडम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या घटना की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम
कहलाते हैं। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, यह दूषित जल है, तो निश्चित यह मेरी ही पुस्तक है। तो इस प्रकार के उदाहरण निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, अब यहाँ पर हम रुकते हैं, बाकी का पाठ अगले पीरियड में। बहुत बहुत धन्यवाद।